welcome. Today's topic is target costing from F5. Okay, so we are going to learn four things from this topic. सबसे पहली चीज़ that we are going to learn is कि basically target costing होती क्या है. What is target costing? Second, we are going to learn कि हम इसको calculate कैसे करते हैं. The third thing that is कि how are we going to eliminate the target cost gap. And lastly हम देखेंगे target costing in service industries. अच्छा, this is going to be kept separate. अभी जब हम इन तीन चीज़ों की बात करते हैं and when we are going to discuss target costing, so we have to keep in mind that we are studying a manufacturing business. We have to keep in mind a manufacturing business and a competitive business environment. And competitive business environment. अच्छा, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस स्टडीज़ एक टेक्निक होती थी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. उसमें हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि हम कॉस्ट निकालते थे प्रोडक्ट की, उसके अंदर अपना कुछ रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते थे और हमारे पास जो आंसर आ जाता था दैट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू द टारगेट कॉस्टिंग जो होती है वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का रिवर्स टेक्निक होती है. क्या मतलब होता है, टारगेट कॉस्टिंग इस एक ऐसी टेक्निक होती है, बाय इट्स नेम इट सजेस्ट कि हम सेलिंग प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो हम मार्केट से पिक करते हैं. दैट इज ऑलरेडी डिटरमिन्ड इन द मार्केट. लाइक आई सेड कि हम इसमें कंपैरेटिव इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो कंपैरेटिव इन्वायरमेंट के अंदर फर्म्स या जो बिजनेसेस होते हैं वो इंडिविजुअली अपनी पसंद की सेलिंग प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, बिकॉज अगर उन्होंने अपनी सेलिंग प्राइस ओवर चार्ज कर दी या अंडर चार्ज कर दी तो उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर गोइंग टू ओवर चार्ज, कस्टमर्स विल शिफ्ट टू द कंपेरेटर्स, और अगर वो अंडर चार्ज करे होंगे तो देयर क्वालिटी माइट बी एट रिस्क. लोग ये परसीव करेंगे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है तभी कम प्राइस है. इसीलिए इन कंपेरेटिव एनवायरनमेंट बिजनेसेस अपनी सेलिंग प्राइस जो मार्केट प्रिवेलिंग सेलिंग प्राइस होती है वही सेलिंग प्राइस उठाती हैं. ऑल द बिजनेसेस आर कन्फाइंड टू सेल एट द सेम सेलिंग प्राइस दैट इज़ प्रिवेलिंग इन द मार्केट. अब यहाँ पे हमारा एक रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन होता है डेफिनेटली. जिस सेलिंग प्राइस पे हम सेल करेंगे उसमें से कुछ अमाउंट हमारे प्रॉफिट का हिस्सा भी होगा ऑब्वियसली. अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी आवर टारगेट कॉस्ट. हम ऊपर क्या करे थे, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के अंदर वी यूज टू डिटर्मिन आवर कॉस्ट अपने इंटरनल स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस और जो भी हमें कॉस्ट इनकर हो रही होती थी उसकी बेसिस पे हम अपनी कॉस्ट निकालते थे, उसके अंदर रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस डिटर्मिन करते थे. बट इन दिस टेक्निक हम सेलिंग प्राइस ऑलरेडी डिटर्मिन्ड है, वो हमें मार्केट से पता लग गई, उसमें से हमने अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन सब्ट्रैक्ट कर दिया ऑब्वियसली, और अब हम टारगेट कॉस्ट जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. यानी कि हमारा टारगेट कॉस्ट के ऊपर होता है. पहले हमारा टारगेट सेलिंग प्राइस थी, अब हमारा टारगेट है कॉस्ट. ठीक है. अब ये हो गया हमारा टारगेट कॉस्ट, ये हमें कैलकुलेट कर दी फर्म ने कि हमें अपनी कॉस्ट इस लिमिट के अंदर रखनी है इफ़ वी वांट टू अर्न दिस मच प्रॉफिट एंड इफ़ वी वांट टू सेल इट एट दिस प्राइस. अच्छा, अब ये तो हो जाता है प्रोडक्ट के डिज़ाइन स्टेज के ऊपर या इनिशियल स्टेज के ऊपर, जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले होते हो या जब आप प्रोडक्ट को बनाने वाले होते हो. क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग इस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स के अंदर यूजुअली इतनी जो है वो यूज़फुल या इतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहती है. इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन द प्रोडक्ट्स विच आर एट द डिज़ाइन स्टेज. क्यों यूज़ होती है, वी आर गोइंग टू नो इट इन जस्ट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. अच्छा, अब हमें ये पता लग गया कि हमारा ये रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन है, ये हमारी टारगेट कॉस्ट है और ये हमारी सेलिंग प्राइस है. नाउ कमिंग टू द एक्चुअल डाटा. अब हम अपनी एक्चुअल डाटा कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी एक्चुअल कॉस्ट ये है कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, एंड देन हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स की कुछ कॉस्ट होती है जो कि हमारी यहाँ पे
आ जाती है, और ये हमारी बन जाती है एक्चुअल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, नाउ इन रियलिटी ये होता है कि जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होती है इट इज़ ग्रेटर देन द टारगेट कॉस्ट, यानी कि दिस अमाउंट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन दिस अमाउंट। आपकी टारगेट कॉस्ट कम है और आपकी एक्चुअल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो जो इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं टारगेट कॉस्ट गैप। एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल एंड दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये ज़रूर होगा, ठीक है, हर बिज़नेस के अंदर होगा। इसमें अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि टारगेट मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट डिफरेंट है और इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, हमारा हम सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट मार्जिन हमारा अचीव नहीं होगा। नाउ असल स्टोरी स्टार्ट होती है टारगेट कॉस्ट गैप से। बिजनेसेस को क्या करना है, बिजनेसेस को ये करना है कि इफ़ यू वांट टू अर्न द सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट एट द सेम सेलिंग प्राइस यू हैव टू रिमूव दिस टारगेट कॉस्ट गैप। टारगेट कॉस्टिंग का पर्पज़ ही ये है कि हमें अपने टारगेट कॉस्ट गैप को रिमूव करना है, यानी अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट को कम से कम करना है, हमें अपनी अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, हमें अपने प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करना होता है ताकि हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी जो हमने कैलकुलेट की थी वो टारगेट कॉस्ट के इक्वल आ जाए और जो हमारा कॉस्ट गैप आ रहा था वो रिड्यूस हो जाए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। ये तो बिल्कुल हमारी बेसिक सी जो है वो थ्योरी हमने डिस्कस कर ली कि टारगेट कॉस्टिंग बेसिकली होती क्या है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है। whenever we are going to solve a question of target costing, या अगर हम एक बिजनेस टारगेट कॉस्टिंग जो है वो कर रही होगी अप्लाई अपने ऑपरेशंस के अंदर, तो उसको कुछ 7 स्टेप्स होते हैं जो कि इन देयर ऑर्डर अगर फॉलो करें तो आपकी टारगेट कॉस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है। सो दिस इज़ द यूनिवर्सल टेक्निक ऑफ अप्लाइंग टारगेट कॉस्टिंग। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कर लो, यानी कि उसका वॉल्यूम, उसके यूनिट सब डिसाइड कर लो। नाउ ये तो हो गया हमारा कि भाई हमने क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी जो है वो उसके यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, उसके हिसाब से बेसिस पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड हो जाता है। सेकंड हमारी टेक्निक होती है ऑब्टेन द सेलिंग प्राइस। दिस सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द मार्केट डायरेक्टली। जो मार्केट में सेलिंग प्राइस चल रही होगी वही सेलिंग प्राइस आपने उठा के अपने लिए ऑब्टेन कर लेनी है, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग हमने जो ऊपर कैलकुलेशन में भी पढ़ा था कि एस्टिमेट द रिक्वायर्ड प्रॉफिट और सिंपली यू कैन से टारगेट प्रॉफिट। क्या मतलब होता है कि भाई हमारी सेलिंग प्राइस फॉर एग्जांपल $100 है तो उसके ऊपर हमें एटलीस्ट जो है 25% तो प्रॉफिट रखना है, बाकी 75% हमारी कॉस्ट होगी, ठीक है। सो आपने अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट पहले से ही डिसाइड कर लेना होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस और कितना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट यू आर गोइंग टू डिटरमिन एज योर प्रॉफिट। Okay, the fourth step is to calculate your टारगेट कॉस्ट। अब हम आते हैं अपनी टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करने पे। टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करने का हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था, सेलिंग प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट विच इज़ टीपी हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टीसी, दैट इज़ टारगेट कॉस्ट। ओके, अब हमारा फिफ्थ स्टेप क्या होता है? फिफ्थ स्टेप ये होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी कि जो हमने एस्टिमेशन ऊपर कैलकुलेट की थी कि हमारा एक्चुअली में डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, अदर ओवरहेड्स जो भी सारे आ रहे हैं वो क्या है। तो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो एक यूनिट की होती है वो कैलकुलेट हो जाती है। नाउ द सिक्स्थ स्टेप क्या होता है? सिक्स्थ स्टेप ये होता है कि आप अपना कॉस्ट गैप कैलकुलेट करते हो, टारगेट कॉस्ट गैप कैलकुलेट करते हो। टारगेट कॉस्ट गैप एक तो एग्जिस्ट तब करता है जब आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट दैट इज ईसी इज ग्रेटर देन योर टोटल कॉस्ट, तब ये चीज़ डिटरमिन करती है कि आपका कॉस्ट गैप एग्जिस्ट करता है। अगर आपकी ईसी टीसी के बराबर है, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट इज इक्वल टू टारगेट कॉस्ट, इट मीन्स देयर इज नो कॉस्ट गैप, आपको फर्दर कोई काम नहीं करना।
और इन अ केस कि अगर आपकी टारगेट कॉस्ट ज़्यादा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट कम है, तो यहाँ पे भी आपको कोई काम नहीं करना, दैट यू आर डूइंग बेटर। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर योर कॉस्ट गैप टू हैपन इज़ कि आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप अपना कॉस्ट गैप कैसे कैलकुलेट करते हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट, तो आपका कॉस्ट गैप आ जाता है। अच्छा, कॉस्ट गैप कैलकुलेट करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है कि आप स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हैं अपने कॉस्ट गैप को कम करने के लिए। अच्छा, इन स्ट्रेटजीज़ को हम कहते हैं डिज़ाइन आउट स्ट्रेटजीज़, क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ लिया था कि टारगेट कॉस्टिंग जो है वो डिज़ाइन स्टेज पे अप्लाई हो रही होती है रादर देन द अदर स्टेजेस। फॉर एग्जांपल कि अगर प्रोडक्ट बिल्कुल बन चुका है या मिड प्रोडक्शन स्टेज है, मिड प्रोडक्शन में भी बेसिकली अप्लाई हो सकती है बट काफ़ी मुश्किल होता है। तो असल जो स्टेज होती है दैट इज़ द डिज़ाइन स्टेज। जब भी हम जो स्ट्रैटेजीज डिवाइस करते हैं टू रिड्यूस टारगेट कॉस्ट गैप, इसको हम कहते हैं डिज़ाइन आउट। अच्छा, अब से पहले वी आर गोइंग टू स्टडी कि टारगेट कॉस्ट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं टारगेट कॉस्ट की कैलकुलेशन का, सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि कैलकुलेट कैसे होता है। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द कैपलान किट। ओके, let's do this and then we will move on to the methods of reducing target cost gap. Okay, the selling price of a product Sigma is set to be $250 for each unit and sales for the coming year are expected to be 500 units. हमारी selling price भी decide हो गई 250 और हमारी जो units हैं they are also 500. If the company requires a return of 15% in the coming years on the investment of 25,000, क्या मतलब हुआ कि हमें पता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ 25,000 की इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर हमें एटलीस्ट 15% का रिटर्न तो चाहिए है। यानी हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना हो गया? 15% हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, जिसकी अमाउंट बन जाती है 25,000 इंटू 15%, दैट इज़ 3750 हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, RP। नाउ जी 250,000, तो ये हो जाएगा 37,500। हाँ, अच्छा, in the product Sigma, the target cost for each unit for the coming year is pick from the list. Okay, so we have to calculate the target cost per unit. अच्छा जी, अब पहले हम लोग ओवरऑल अच्छा, अगर हमारा 37,500 प्रॉफिट हमें टोटल चाहिए है, तो हमें पर यूनिट प्रॉफिट कितना चाहिए होगा? अगर हम इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दें बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज़ 500 से डिवाइड कर दें, सो वी विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ $75। ठीक है, हमारा जो फार्मूला था, डिसाइडेड फार्मूला, टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। तो हमारा टारगेट कॉस्ट इज अननोन, सेलिंग प्राइस इज 250 माइनस 75, यू आर गोइंग टू गेट योर टारगेट कॉस्ट दैट इज 250 माइनस 75, $175। ये हमारी टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। आंसर इज ऑप्शन डी। अच्छा, अगली स्टेज हमारी क्या थी कि अगर हमारी टारगेट कॉस्ट जो है, हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी, हमारा जो है वो टारगेट कॉस्ट आ रही थी, फॉर एग्जांपल हमारी टारगेट कॉस्ट आ रही थी 175 एज वी टुक फ्रॉम दी अबव एग्जांपल, और हमने अपनी कॉस्ट एस्टिमेट की डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स वगैरह करके, तो हमारी टोटल कॉस्ट एस्टिमेट होके आ रही थी 200। यानी कि यहाँ पर हमारा टारगेट कॉस्ट गैप एग्जिस्ट करता है। कितनी अमाउंट है टारगेट कॉस्ट गैप की? दैट इज़ $25। टारगेट कॉस्ट गैप कैसे कैलकुलेट होता था? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, सिंपल एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट, दैट इज़ 200 माइनस 175। तो हमें पता लग गया कि हमारा $25 का जो है वो टारगेट कॉस्ट गैप है जो एग्जिस्ट करता है। अब हमें काम सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं करना, हम सेलिंग प्राइस को नहीं छेड़ सकते। हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन है, ये हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, ये ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, हम इसको भी नहीं छेड़ सकते। अब हमारे पास काम सिर्फ करना किस चीज़ पे होता है कि हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकें।
तो टारगेट कॉस्ट को रिमूव करने का एक ही तरीका होता है, दैट इज़ यू हैव टू रिड्यूस योर कॉस्ट। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि टारगेट कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने के लिए हम अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन चेंज कर दें या हम अपनी सेलिंग प्राइस चेंज कर दें, सो दीज आर गोइंग टू बी द टू रॉन्ग अप्रोचेस। ठीक है, स्ट्रेट अवे गलत अप्रोचेस हैं। अच्छा, अब हम टारगेट कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने के लिए भी हमें पूरे कॉस्ट पे काम नहीं करना, हमें इस $25 को रिड्यूस करना है, हमें इसको ज़ीरो बनाना है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं हाउ टू रिमूव टारगेट कॉस्ट गैप। ठीक है, क्या हो सकता है, सबसे पहले आप अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस थे तो आप उसको रीडिज़ाइन कर लो और अपने डिज़ाइन को सिंपल बना लो, अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन को सिंपल बना लो, उसको रीडिज़ाइन करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट और अननेसेसरी कॉस्ट जो इनकर हो रही थी उसको सिंप्लीफाई करके सिंपल प्रोडक्ट के ऊपर, सिंपल डिज़ाइन के ऊपर लेके आ सकते हैं। दूसरी तरीके क्या होती हैं, दूसरी तरीके ये होती हैं कि आप अपने नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स को रिड्यूस कर सकते हो। नंबर ऑफ़ कंपोनेंट से क्या होगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अब ऑब्वियसली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत मेजर रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बगैर आपका प्रोडक्ट इनकम्प्लीट होता है। डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस दोज कंपोनेंट्स, हम वो कंपोनेंट्स रिड्यूस करते हैं जो एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, जो एडिशनल फीचर्स होते हैं, जो इतनी ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट से रिक्वायर्ड नहीं होते। ठीक है, तो हम उन कंपोनेंट्स, उन फीचर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कॉस्ट रिड्यूस करने का तरीका, आप अपना सप्लायर को स्विच कर लो। लेकिन इसमें भी एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हमारी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, आपने अगर आपका सप्लायर आपको लगता है कि दैट इज सेलिंग यू एन एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल, सो यू कैन सिंपली शिफ्ट योर सप्लायर टू अनदर सप्लायर, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, बिकॉज इफ़ योर क्वालिटी इज़ गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ऑब्वियसली योर प्रोडक्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल इन द मार्केट एंड मे बी यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट एट द सेलिंग प्राइस दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, नाउ अदर वेज टू रिड्यूस target cost gap is you can simply use cheaper labor, cheaper staff। अपनी लेबर कॉस्ट यहाँ पे हम कम कर रहे होते हैं। ऊपर वाले मेथड्स में तो हम अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम कर रहे थे, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कम कर रहे थे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग आर लेबर कॉस्ट। ठीक है, यू कैन ऑब्टेन लो वेज रेट के लेबर हो सकते हैं, सिंपली आप उनको हायर कर लो फॉर द प्रोडक्शन और उनको कम पे करो सो दैट योर कॉस्ट कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल। यू कैन डू दैट, यू कैन ट्रेन योर स्टाफ। स्टाफ ट्रेनिंग से क्या होता है कि आपके स्टाफ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है ना तो कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली फॉल हो जाती है। क्यों कि फॉर एग्जांपल इफ़ योर स्टाफ इज़ बीइंग पेड $10 पर आवर फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उस पर आवर में वो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, $10 पर आवर हम उनको पे कर रहे थे और 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, यानी पर यूनिट हमें कॉस्ट कितनी लग रही थी लेबर की, $5 लग रही थी। ठीक है, आपने उनको ट्रेन किया, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, अब आप उनको पे तो सेम कर रहे हो, $10 पर आवर पे करो, बट अब वो 1 आवर के अंदर 4 यूनिट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, $2.5, यानी आपने अपनी कॉस्ट रिड्यूस करी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, आपने अपने लेबर को कम पे नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लेबर को कम पे करते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो हमें छोड़ के चले जाएं, वो शिफ्ट कर जाएं हमारे कंपेटिटर्स को, वो हमारी फर्म छोड़ दें। सो इसका एक बेहतर अप्रोच ये होती है कि यू ट्रेन योर स्टाफ टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा, आपकी पर यूनिट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, और कैसे होगी हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया। अच्छा, स्टाफ ट्रेनिंग भी तब तक जो है वो वैलिड होती है जब तक कि आपके स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो। अगर आप ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग दिए जा रहे हो बट देयर इज़ नो रूम फॉर फर्दर प्रोडक्टिविटी, देन दिस मेथड इज़ गोइंग टू बी डिमिनिश्ड और दिस मेथड इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये मेथड अब यूज़फुल नहीं रहा। अब जो प्रोडक्टिविटी होनी थी दे आर एट द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, अच्छे से काम कर रहे हैं वो, तो अब आप कोई डिफरेंट अप्रोच यूज़ करो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। हमने यूज, और हमारे पास दूसरे तरीके क्या थे कि हम स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स यूज़ करें। स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स यूज़ करने का मतलब ये होता है
कि जो कंपोनेंट्स हमें इजीली मार्केट में अवेलेबल हो वो यूज़ करें, रादर देन कि हम अपना कस्टमाइज़ कोई कंपोनेंट बनवा रहे हो, कोई कस्टमाइज रॉ मटेरियल बनवा रहे हो। इस तरीके का करने के बजाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज़ करें और बल्क में बाय कर लें, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू बाय इन बल्क यू विल डेफिनेटली गेट अ डिस्काउंट। अगेन आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। और हमारे पास और तरीके होते हैं कि आप एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करो। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी में आपके पास अच्छी मशीनरी, अपडेटेड मशीनरी हो सकती है, आपके पास आपके जो भी हाँ अपडेटेड मशीनरी हो सकती है। जब आप अपनी अपडेटेड मशीनरी ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे अपने ऑपरेशंस के अंदर, डेफिनेटली योर कॉस्ट पर यूनिट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी वो, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में जो है बेनिफिट देगी कि आपके टारगेट कॉस्ट एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि आप जब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, इट इज़ मोर एफिशिएंट, इट इज़ गोइंग टू बी हाईली प्रोडक्टिव, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ हमने होती है कि हम रिमूव कर दें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, जो बहुत यूजलेस एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, वो अच्छा फीचर है बट इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर, और वो बिल्कुल नॉन वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस एक्टिविटी की। तो क्या हो सकता है कि आप उस एक्टिविटी को रिमूव कर दो। जब आप उस एक्टिविटी को रिमूव कर देंगे तो उसकी कॉस्ट रिमूव हो जाएगी एंड आपकी कॉस्ट इन कंट्रोल आ सकती है। और एक और हमने, हाँ, दिस इज़ नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट कि हम टारगेट कॉस्ट गैप रिड्यूस करने की ये एग्जॉस्टिव लिस्ट होती है। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माई स्टडीज़। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, और भी मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस आर कॉस्ट गैप। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस टारगेट कॉस्टिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़। अच्छा, दिस इज़ अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं ये सारे, बिकॉज this question relates to how to reduce target cost gap. In target costing, which of the following would be a legitimate strategy to reduce a cost gap for a product that existed इन कंपेरेटिव इंडस्ट्री विद डिमांडिंग शेयर होल्डर्स? अगर आप किसी कंपेरेटिव इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हो और आपके शेयर होल्डर्स आर डिमांडिंग, तो आप अपनी कॉस्ट गैप को कैसे रिड्यूस कर सकते हो? ऑप्शंस: इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में ही बोला था कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ करना, और जो है वो दूसरी क्या चीज़ मैंने बोली थी कि प्रॉफिट को कम कर देना, ये हमारा तरीका नहीं होता। दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच। टारगेट कॉस्टिंग में हम सिर्फ कॉस्ट के ऊपर काम करते हैं, तो सेलिंग प्राइस को चेंज कर देना तो बिल्कुल स्टूपिड सी स्ट्रैटेजी हो जाएगी। आपने सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ कर दी, डेफिनेटली आपके कस्टमर्स किसी और के पास चले गए। तो सबसे पहले ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये कहता है रिड्यूस द डिज़ायर्ड मार्जिन ऑन द प्रोडक्ट। नो, हम ये डिज़ायर्ड मार्जिन को रिड्यूस नहीं करेंगे, हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी सेम रहेगा, हमारी सेलिंग प्राइस भी सेम रहेगी। Reduce the expectation gap by reducing the selling price. No, we cannot reduce the selling price. Again, option B is also incorrect कि हम अपनी selling price को तो change कर ही नहीं सकते। हम जिस चीज़ को switch कर सकते हैं, जिस चीज़ में changes ला सकते हैं, that is only and only your cost. Now let's move on to option D. It says mechanizing production in order to reduce average production cost. Yes, this is the correct option कि आप अपनी cost को कम कर रहे हो। Okay. This question number 16. Which of the following strategies would be immediately acceptable methods to reduce an identified cost gap? अच्छा, इसमें एक चीज़ है, क्या है? immediately acceptable होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है? रिड्यूस द डिजायर्ड मार्जिन विदाउट डिस्कशन विद बिजनेस ओनर्स। दिस इज नॉट द स्ट्रैटेजी दैट यू आर गोइंग टू यूज़। ये मैं बहुत सारी दफ़ा बता चुकी हूँ कि डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन नहीं कम करेंगे बिजनेस ओनर्स के बगैर। विदाउट डिस्कशन कम कर लिया तो ये तो बिल्कुल आपकी जो एजेंसी रिलेशनशिप होता है या जो आपकी एथिकल रिलेशनशिप है, ये इसको भी जो है वो हिंडर कर रहा है, एंड ACCA कोड ऑफ एथिक्स डज नॉट अलाउ दिस। ओके, रिड्यूस द प्रेडिक्टेड सेलिंग प्राइस। अगेन दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। Option C says source similar quality materials from another supplier at reduced cost. Yes, this is the correct option. This seems to be a correct option, but before we mark it, we have to see option D as well. Increase the predicted selling price. No, selling price और profit margin में changes हम कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ cost को change करेंगे. So option C is the correct option. I hope this was very clear and understandable to all. Okay, let's move on to the last part of target costing, that is
टारगेट कॉस्टिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने आपसे कहा था दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट वी आर डूइंग टारगेट कॉस्टिंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे हमें कॉस्ट जो है वो इजीली डिटर्मिनेबल होती है, क्योंकि हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल्स होते हैं, लेबर होता है, सब चीज़ों की कॉस्ट इजीली डिटर्मिनेबल होती है और हमारी सेलिंग प्राइस भी डिटर्मिनेबल होती है। टारगेट कॉस्टिंग इन सर्विस इंडस्ट्रीज। सबसे पहले हम सर्विस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज़ बेसिकली कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं? जो आपको इनटेंजिबल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। इनटेंजिबल प्रोडक्ट कौन सा होता है? दैट कैन नॉट बी टच, दैट कैन नॉट बी सीन। वो एक सर्विस होती है जो कि आप सिर्फ फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अ हेयर ड्रेसर, फॉर एग्जाम्पल अ टीचिंग सर्विस, फॉर एग्जाम्पल अ बैंकिंग सर्विस। तो वहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा होता, इट इज़ सिंपली अ सर्विस दैट यू आर अवेलिंग। अच्छा, अब सर्विसेज की दो टाइप्स होती हैं। सर्विस या तो मास सर्विस होती है, सबको सेम टाइप की सर्विस मिल रही होती है, जो है सब एक ही तरीके की सर्विस अवेल कर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लासरूम इफ 50 स्टूडेंट्स आर सिटिंग और एक टीचर टीच कर रहा है, तो उन 50 स्टूडेंट्स के लिए वो सर्विस सिमिलर है। एक ही टीचर है, वो 50 बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ा रहा है, तो दैट इज़ अ मास सर्विस। ठीक है। और दूसरी सर्विस होती है दैट इज़ अ पर्सनल सर्विस, जो कि आप लेते हो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो टू अ सैलून एंड यू गेट अ हेयर कट, और व्हेन यू गो टू अ सैलून एंड गेट अनदर सर्विस, वो आपकी बिल्कुल पर्सनलाइज सर्विस होती है, जो आपको 1-to-1 केटर कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, सर्विसेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी बेसिस पे हम उनको एज सर्विसेज कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब ये है कि उनका कोई मटीरियल और फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। ठीक है, यानी कि आप सर्विस को टच नहीं कर सकते, आप सर्विस को जो है वो ले नहीं सकते, मीन्स आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो, आप उसको सिर्फ अवेल कर सकते हो। ठीक है, यू कैन नॉट सी इट। सेकेंड चीज़ होती है दैट दे आर इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का मतलब ये होता है, देखो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा था वो तो प्रोड्यूस अलग हो रहा था, और जब वो कंज्यूम हो रहा था तो वो अलग हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन आज हो रही है और कंजम्पशन में भी अगले साल हो रही हो। ठीक है, लेकिन सर्विसेज का क्या होता है कि जिस वक्त वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं उसी वक्त ही वो कंज्यूम भी हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टीचिंग राइट नाउ एंड यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर, सो आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विस राइट नाउ एंड यू आर कंज्यूमिंग इट राइट नाउ, तो सो दिस इज़ नॉट सेपरेबल। इसकी कंजम्पशन और इसकी प्रोडक्शन सेपरेबल नहीं होती, वो साइमल्टेनियसली हो रही होती है। थर्ड थिंग ये होती है कि सर्विसेज जो होती हैं वो वेराइटी वाइज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट हेयर ड्रेसर, तो वो एक हेयर कट अलग तरीके से करेगी और दूसरा हेयर कट अलग तरीके से करेगी। मतलब ये कि सर्विसेज एक स्टैंडर्ड तरीके से नहीं होती। ठीक है, दे आर नॉट हेटेरोजेनस, मतलब ये कि उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती सर्विसेज के अंदर। फोर्थ थिंग इज़ दैट दे आर पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब ये है कि दे आर गोइंग टू एक्सपायर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हैविंग अ 1 आवर क्लास, तो वो 1 घंटे की क्लास आपकी 1 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाएगी। अगर आपको वो सर्विस अवेल करनी है तो वो आपको विदिन 1 आवर अवेल करनी होगी, और आप 1 आवर के बाद वो पेरिशेबल हो गई। हाउएवर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, वो पेरिशेबल, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव बॉट अ हैंड बैग, तो वो हैंड बैग का आपकी वो पेरिशेबल नहीं है, वो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। वो आपने ख़रीद लिया, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, वो आप कभी भी यूज़ कर लो, वो वापस रख दो, यूज़ कर लो, जो भी है। सो यू आर नॉट कन्फाइंड टू यूज़ इट विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। एंड फिफ्थ थिंग इज़ देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ठीक है, बिकॉज कोई टेंजिबल प्रोडक्ट है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं, तो कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती। ठीक है, आपने कोई चीज़ खरीदी होती तो वो आपकी हो जाती है। ठीक है, सो दैट प्रोडक्ट इज़ इन अ टेंजिबल स्टेट्स, वो आपकी बन जाती है। बट इन सर्विस आपको एक फैसिलिटी अवेल करने का राइट तो मिलता है, आपको एक एक्सेस टू राइट तो मिलता है, बट देयर इज़ नथिंग कि वो आपका प्रोडक्ट ही आपका हो गया या आपको उसकी ओनरशिप मिल गई। एक्सेस मिलता है और सिर्फ राइट मिलता है। अच्छा, वाई वी आर स्टडिंग टारगेट कॉस्टिंग इन सर्विस इंडस्ट्रीज़, क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग जो होती है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू इन सर्विस इंडस्ट्रीज़। क्यों? क्योंकि इसकी दो क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो इसको सर्विस इंडस्ट्रीज़ टारगेट कॉस्टिंग में यूज़ करने की वजह से हिंडर करती हैं। सबसे पहली क्वालिटी ये इंटेंजिबल वाली, एंड दूसरी क्वालिटी वैरायटी वाली। क्योंकि प्रोडक्शन तो हमने कहा था ना, अभी हमने एग्जांपल भी की थी 500 यूनिट्स की, क्योंकि वो 500 स्टैंडर्ड यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, कोई वैरायटी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उसकी कॉस्ट हम कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन क्योंकि सर्विसेज वैरायटी वाली होती हैं, फॉर एग्जांपल मेरा
टाइम पीरियड 30 मिनट्स की क्लास का है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक लंबा है तो हो सकता है आई कैन एक्सटेंड माई क्लास टू 35 और 40 मिनट्स, और हो सकता है कोई क्लास जो है वो 20 to 15 मिनट्स में भी एंड हो जाए. सो देयर इज़ अ वेराइटी इन द टाइप ऑफ सर्विस. ठीक है. एंड दे आर इंटेंजिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नहीं पता कि आपकी डायरेक्टली कॉस्ट क्या क्या इनकर हो रही है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर गोइंग टू अ हेयर ड्रेसर, व्हेन यू गो टू अ हेयर ड्रेसर, व्हेन यू सिट इन द पार्लर, you cannot calculate the cost that is incurred. There is a room that is air conditioned. अब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, बट फॉर अ सिंगल कस्टमर, फॉर अ सिंगल सर्विस पे वो आप एलोकेट नहीं कर सकते. आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, द पर्सन हु इज़ कटिंग योर हेयर और द बार्बर हु इज़ गिविंग यू द सर्विस, वो भी उसकी कितनी एनर्जी लग रही है ये भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो ये सब चीज़ें इंटेंजिबल होती हैं, जिसकी वजह से टारगेट कॉस्टिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन सर्विस इंडस्ट्रीज़. अच्छा, ओके. एक और चीज़, हाँ जी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. टारगेट कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये आपका एक स्टार्टिंग फोकस होता है, यानी कि आपका फोकस ये है कि आपने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है. मार्केट, कंपेरेटर्स, कॉस्ट रिडक्शन, पहले आपने अपनी मार्केट से प्राइस उठानी है, अपना कंपेरेटर्स की सेलिंग प्राइसेस चेक करनी है, आपने अपनी जो है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट देखनी है. आपने सब चीज़ें देख के अपना आपको एक फोकस मिल जाता है कि टारगेट कॉस्टिंग का आपका स्टार्टिंग है फोकस का. एंड कॉस्ट रिडक्शन. And a disadvantage for target costing is that this method is very much time consuming. टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है? सबसे पहले आपको अपनी जो है वो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट उठाओ, फिर उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करो, फिर कॉस्ट टारगेट कॉस्ट निकालो, फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करो, फिर गैप निकालो, फिर उसको कम करो, फिर दोबारा से कंपेयर करो, फिर दोबारा कम करो, फिर कंपेयर करो. सो दिस मेथड इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग. द सेकेंड डिसएडवांटेज इज़ दैट क्वालिटी में बी कॉम्प्रोमाइज. जब आप कॉस्ट रिडक्शन कर रहे होते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है. However, it is not necessary, but there is a possibility कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है. अगर आपकी कॉस्ट रिड्यूस करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी. लेकिन अगर आपकी कॉस्ट रिड्यूस करने का स्कोप नहीं है, यानी कि आपकी कॉस्ट किसी तरह से रिड्यूस नहीं हो रही, कोई और तरीका है ही नहीं कॉस्ट रिड्यूस करने का, यहाँ पे आपकी क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और आपको अपनी क्वालिटी को कंट्रोल में रखना होता है. एंड क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह.